दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अपनी लाइफ को पॉजिटिविटी के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। आप अपनी हेल्थ, फैमिली और स्टडी का अच्छे से ध्यान रख रहे हैं और साथ ही अपने आसपास के एनवायरनमेंट को स्वच्छ रखने के साथ साथ पीस और अवेयरनेस फैलाने में भी अपना योगदान दे रहे हैं। अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी को आसान और स्मार्ट तरीके से करना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़े, जहां आपको मिलेंगे ऐसे एक्सप्लेनेशन, इंपॉर्टेंट टिप्स, एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें, थोड़ी सी भी स्किप ना करें। अगर आपने जल्दबाजी में वीडियो स्किप की तो आप बहुत सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। तो देखते हैं आज कौन कौन सी न्यूज़ है। आज हम बहुत सारी न्यूज़ एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सल्फर डाइऑक्साइड की सप्लाई चेन। अभी हाल ही में इजराइल, ईरान और अमेरिका के वार की वजह से सप्लाई चेन और उधर यूक्रेन और रशिया के वार की वजह से सप्लाई चेन बाधित हो रही है। सल्फर डाइऑक्साइड जिसका सूत्र होता है SO2, सप्लाई चेन बाधित क्यों हो रही है, इसका कारण क्या है? तो सबसे पहले सल्फर डाइऑक्साइड जिसका सूत्र होता है SO2, सप्लाई चेन बाधित क्यों हो रही है? इसके बहुत सारे कारण हैं। एक वैश्विक ऊर्जा संकट, तेल व गैस की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से हो रहा है। सल्फर जो रिफाइनरी का उप उत्पादन है का उत्पादन काफी कम हो गया है। रिफाइनरी में कटौती की वजह से भी SO2 की सप्लाई घट चुकी है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से भी इस पे काफी इफेक्ट पड़ा है। यूरोप में गैस की कमी हो चुकी है। सल्फर आधारित उर्वरक सुपर फास्फेट और सल्फेट इससे प्रभावित हो रहे हैं, जिससे एग्रीकल्चर में भी समस्या आ रही है। तो ये उर्वरक के रूप में इस कच्चे माल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, जिससे उर्वरक नहीं बन पा रहे हैं। और रशिया से हम ये काफी बड़ी मात्रा में उर्वरक मंगाते हैं, तो उस पर भी काफी इफेक्ट पड़ रहा है। दूसरी बात, समुद्री मार्ग बाधित होने की वजह से अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई धीमी हो चुकी है। अभी हार्मोन जलमरुमंडल के बंद होने की वजह से या फिर उधर रशिया और यूक्रेन वार की वजह से काफी इस पे इफेक्ट पड़ा है। चीन की पर्यावरणीय नीतियों की वजह से भी इस पे काफी इफेक्ट पड़ा है। चीन में एमिशन कंट्रोल के कड़े नियम लागू किए गए हैं। कई स्मेल्टर बंद हो चुके हैं। सल्फर डाइऑक्साइड की औद्योगिक उत्पादन कम हुआ है, जिसकी वजह से भी इसकी सप्लाई चेन के ऊपर काफी इफेक्ट पड़ा है। बंदरगाह पर भीड़ और शिपिंग महंगा होने की वजह से भी वैश्विक सप्लाई चेन की लागत बढ़ी है। सल्फर व उर्वरकों को कंटेनर समय पर नहीं पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से भी इसकी आपूर्ति में बाधा पहुंच रही है। खनन उद्योगों में रुकावट की वजह से मेटल स्मेल्टर कम ऑपरेटर हो रहे हैं। सल्फर व CO2 का उत्पादन सीमित मात्रा में है, जिसकी वजह से भी इसकी सप्लाई प्रभावित हो रही है। सल्फर डाइऑक्साइड से जुड़े नियम व रेगुलेशन जो भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों का हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो भारत में सबसे पहले जानेंगे हम भारत में कौन कौन से नियम है। इसके अंदर एयर एक्ट है जो 1981 के अंदर आया था। उसके बाद उद्योगों में ये 1981 के अंदर जो एयर एक्ट आया था, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट था। ये उद्योगों में SO2 उत्सर्जन की सीमा को निर्धारित करता है। एक लिमिटेड सीमा दी हुई, उससे ज्यादा आप उद्योगों में SO2 का उत्सर्जन नहीं कर सकते, वरना आपको जुर्माना भरना पड़ेगा या फिर आपकी जो फैक्ट्री वो भी बंद हो सकती है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर थर्मल पावर प्लांट में FGD फ्यूल गैस डिसल्फ्राइजेशन अनिवार्य कर दिया गया था। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड स्टैंडर्ड्स CPCB, ये जो सेंट्रल लेवल पे जो पोल्यूशन के लिए काम करती है ये संस्था, ये CPCB होती है। और जो स्टेट लेवल पे जो काम करती है वो होती है SSPCB। तो आप इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। शहरों में SO2 की AQI सीमा भी निर्धारित की गई है। ये वार्षिक लेवल पर इसकी निर्धारित किया गया है इसको।
अब जो इंटरनेशनल नियम है वो है WHO, यानी WHO की फुल फॉर्म क्या है, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। WHO की फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। एयर क्वालिटी गाइडलाइन तय करती है ये। और पेरिस क्लाइमेट जो एग्रीमेंट हुआ था, ये कब हुआ था, 2015 में हुआ था। इसमें भी, वहाँ पे भी जो समझौते हुए थे उसकी वजह से भी उत्सर्जन में काफ़ी कमी आई है। IMO जो रेगुलेशन है वो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने भी रूल रेगुलेशन बना रखे हैं, तो उन रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग भी सल्फर डाइऑक्साइड है, इसका उत्पादन और इसका परिवहन या फिर आपूर्ति इसकी निर्धारित की जाती है। समुद्री जहाजों में ला सल्फर फ्यूल अनिवार्य है। इसके अलावा सप्लाई चेन बाधित होने के जो प्रभाव पड़ते हैं, इसके काफ़ी सारे इम्पैक्ट पड़ते हैं बहुत सारे क्षेत्रों में, जैसे कि कृषि और खाद्य उत्पादन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। सल्फर डाइऑक्साइड से उर्वरक बनता है, जिससे कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनके ऊपर भी डिपेंड करता है। इससे हमारी जो खाद्य निर्भरता है वो प्रभावित होती है, दूसरे देशों पर डिपेंडेंसी बढ़ती है। इसके अलावा सल्फर आधारित उर्वरक SSP एल्यूमिनियम सल्फाइड महंगे हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। अगर कमी होगी तो वो चीज़ें महंगी मिलेंगी, और महंगी मिलेंगी तो अर्थव्यवस्था के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। खेतों में सल्फर की कमी हो चुकी है। गेहूं, सरसों, दालों में उत्पादन कम हो रहा है। उद्योगों पर भी इसका काफी सारा इफेक्ट पड़ता है। रबर, टेक्सटाइल, शुगर, पेपर इंडस्ट्री प्रभावित हो रही है। सल्फ्यूरिक एसिड महंगा होने की वजह से बैटरी और रसायन उद्योग पर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल भी काफी महंगे होने की संभावना है। कीमतों में वृद्धि होने से अमोनियम सल्फेट उर्वरक महंगा हो चुका है किसानों की, जिससे लागत बढ़ेगी, आयात बिल बढ़ेगा, चालू खाते घाटा बढ़ सकता है, पर्यावरण पर भी इसका इफेक्ट पड़ सकता है। कुछ देशों में SO2 की कमी से स्मॉग में कमी आई है, लेकिन उर्वरक की कमी से फसल पोषण संतुलन भी बिगड़ता है, जिसकी वजह से काफी सारे इम्पैक्ट पड़ते हैं। ये है दोस्तों इस टॉपिक से रिलेटेड UPSC में पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हम इनका डिस्कशन करेंगे अभी। सल्फर डाइऑक्साइड सप्लाई चेन बाधित होने से भारत की कृषि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सल्फर उर्वरक महंगे होंगे, फसल में सल्फर की कमी पड़ेगी, जिससे तिलहन व दालों का उत्पादन घटेगा और हमें दूसरे देशों से इनका आयात करना पड़ेगा, यानी निर्यात में कमी होगी और आयात में बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा SO2 का उपयोग उद्योग और अन्य खाद्य प्रसंस्करण में क्यों किया जाता है? तो इसमें रसायन निर्माण में, ब्लीचिंग में, काफी सारी चीजों में इसका उपयोग किया जाता है। भारत में SO2 उत्सर्जन नियंत्रित करने के मुख्य नियम क्या हैं? तो इसमें एयर एक्ट, EP एक्ट, एनवायरमेंट पोल्यूशन एक्ट, CPCB नॉर्म्स एंड PCD मैंडेट। अंत में याद रखने की कुछ ट्रिक्स हैं, जो हम इस ट्रिक से याद रखेंगे तो हमें एग्जाम के टाइम प्रॉब्लम नहीं होंगे, हम कंफ्यूजन नहीं होंगे और इजीली हम हर क्वेश्चन का आंसर दे सकेंगे। तो SO2 इक्वल SO2 यानी सप्लाई ऑक्सीजन, S से सप्लाई चेन क्राइसिस, O से ऑयल क्राइसिस, और 2 मेन इम्पैक्ट यानी इसका एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री पर सल्फर डाइऑक्साइड की आपूर्ति अगर बाधित होती है तो इससे इसका जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है वो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के ऊपर पड़ता है। इसके अलावा एक और मैं आपको यहाँ पे आसान ट्रिक दे रही हूँ, ये है AEP WP, यानी AEP प्लस WPI सारे कानून याद रखने की टिप्स है। ए से आप एयर एक्ट जो 1981 के अंदर आया था, ये हवा में प्रदूषण को कंट्रोल करता है। सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से जितने भी एयर पोल्यूशन होते हैं उसको कंट्रोल करने से रिलेटेड जितने भी रूल रेगुलेशन है वो एयर एक्ट 1981 बनाता है। इसके अलावा ई से एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 के अंदर आया था। 1986 में प्रधानमंत्री कौन थे देश के? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। सभी पर्यावरण नियमों को अगर आप P से पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, W से वर्ल्ड हेल्थ WHO यानी WHO इसकी गाइडलाइन तय करता है, अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारित करता है। पेरिस एग्रीमेंट जो 2015 के अंदर हुआ था
पेरिस एग्रीमेंट 2015 वाला जलवायु परिवर्तन नियंत्रण से संबंधित नियम बनाता है। ICIMO यानी रूल्स, जहाजों को में जो सल्फर फ्यूल यूज होता है उससे रिलेटेड ये रूल है। इसके अंदर एक आसान कहानी बनाकर हम इनको याद कर सकते हैं। तो एयर में सबसे पहले पोल्यूशन बढ़ा, उसके बाद एनवायरमेंट में खतरे आई, यानी एयर पोल्यूटेड होगी तभी एनवायरमेंट में खतरे बढ़े। उसके बाद बोर्ड आता है, उसके बाद वर्ल्ड ने नियम बनाए, फिर पेरिस में समझौता हुआ और शिप्स पर रूल लागू हुए, यानी एयर एक्ट। तो एयर एक्ट 1981 के अंदर, इसके अलावा एनवायरमेंट एक्ट 1986 के अंदर, CPCPB यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, पेरिस एग्रीमेंट, IMOU। बस ये कहानी अगर आप याद रख लेते हैं तो सारे कानून आपको इजीली याद हो जाएंगे। ट्रिक नंबर मैं 3 आपको जो बताने जा रही हूँ वह तो बहुत ही इजी है। सबसे जरूरी साल याद करो आप। सबसे पहले 1981 के अंदर एयर एक्ट आया था, उसके जस्ट 5 साल बाद 86 के अंदर एनवायरमेंट एक्ट आया था। तो इससे ट्रिक्स जो है वो 81 में हवा खराब हुई थी और 86 में क्या हुआ था, पूरा पर्यावरण खराब हो चुका था। इसके अलावा इस नेक्स्ट न्यूज है दोस्तों, इंडस रिवर डॉल्फिन। इंडस रिवर डॉल्फिन है, इसमें सिंधु नदी को इंडस नदी बोला जाता है। इसमें डॉल्फिन की संख्या है वो काफ़ी कम हो रही है। इसके काफ़ी सारे रीजन है, जैसे पर्यावरणीय कारण भी है, या फिर ग्लेशियर का पिघलना, या नदियों का सूख जाना, या फिर ग्लोबल वार्मिंग है। इसके अलावा औद्योगिकरण है, उद्योगों से निकला हुआ जो कचरा नदियों में बहा दिया जाता है उसकी वजह से भी वाटर पॉल्यूशन होता है, उसकी वजह से भी डॉल्फिन खत्म हो रही है। तो इंडस रिवर डॉल्फिन ये UPSC के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका दुनिया की सबसे दुर्लभ मीठे पानी की डॉल्फिन है ये। इन्हें ब्लाइंड डॉल्फिन भी कहा जाता है। इनकी क्योंकि आंखें होती हैं वो अविकसित होती हैं, जिसकी वजह से इनको ब्लाइंड डॉल्फिन कहा जाता है। मुख्य रूप से पाकिस्तान की इंडस रिवर में पाई जाती हैं। भारत में केवल यह एक ही रिवर में पाई जाती हैं, जिसकी छोटी सी जलधारा में पाई जाती है। इंडस रिवर डॉल्फिन खत्म क्यों हो रही है, इसके क्या कारण है, तो ये कारण भी अब हम जानेंगे। सबसे बड़ा जो कारण है वो बांध और बैराज है। आज हमने अपने डेवलपमेंट के लिए काफ़ी सारी नदियों के ऊपर बांध बना लिए हैं, बैराज बना लिए हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जल है वो इकट्ठा हो जाता है और फलों में बहता नहीं है। तो रुके हुए जल की वजह से या फिर आगे जो पानी होता है वो आप गर्मियों के टाइम में जब पानी की शॉर्टेज होती है तो वहाँ पे पानी कम हो जाता है, जिसकी वजह से इनको स्वच्छ पानी नहीं मिलता और इनकी क्या होती है, मौत होने लगती है। इसके अलावा शुक्र बैरेज बनाया है हमने। शुक्र बैरेज की वजह से भी, कोटरी बैरेज जैसे बैराजों की वजह से भी इनके ऊपर नदियों को टुकड़ों में बांट दिया है और इनको स्वच्छ जल नहीं मिल पाता, जिससे इनकी मौत हो जाती है। डॉल्फिन अलग अलग सेक्शनों में फंस गई हैं। इनको रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए स्वच्छ वाटर चाहिए, यानी फ्रेश वाटर की इनको जरूरत होती है। और जब हम बांध बनाते हैं, बैराज बनाते हैं, तो इनको वो वाटर उपलब्ध नहीं हो पाता, जिसकी वजह से इनकी डेथ होती है और प्रजनन क्षमता भी इनकी काफ़ी कम हो जाती है। प्रदूषण में इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर प्रदूषण की वजह से भी ये कम हो रही है। उद्योगों से निकला हुआ कूड़ा कचरा होता है वो नदियों में बहा दिया जाता है। शहरों से निकले हुए गंदे नाले के जो पानी होते हैं, गंदे पानी के जो नाले होते हैं वो भी नदियों में बहा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से नदियों का पानी होता है वो पॉल्यूटेड हो जाता है। कीटनाशक और रासायनिक कचरा, सीवेज शरीर में टॉक्सिक जमा करता है, जिससे इनकी मौत की दर काफ़ी बढ़ चुकी है। इसके अलावा मछली पकड़ने के जाल की वजह से भी काफ़ी सारे लोग होते हैं, इनको पकड़ के, इनका शिकार करके इनको पका कर खाते हैं, जिसकी वजह से भी फिशिंग नेट में फंसकर दम घुटने से इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा यह सबसे बड़ा प्रत्यक्ष कारण है पानी की कमी की वजह से। सबसे बड़ा जो रीजन है वो पानी की कमी की वजह से इनकी मौत होती है। सिंचाई नहरें हैं वो पानी खींच लेती हैं। नदी में पर्याप्त गहराई नहीं होती, कूड़ा कचरा गाद जम जाता है। समय पर अगर नदी की सफाई नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से भी इनकी डेथ होती है। डॉल्फिन का आवाज छोटा होता जा रहा है, जिसकी वजह से इनकी मौत हो जाती है। अवैध शिकार, इलीगल हंटिंग की वजह से भी काफ़ी सारा इम्पैक्ट पड़ा है इनके सर्वाइव पर। तेल मांस के लिए शिकार अब घट चुका है, पर अभी भी समस्या मौजूद है।
इसके अलावा नॉइस पोल्यूशन इनको बिल्कुल पसंद नहीं है, इनको फ्रेश वाटर और बिल्कुल शांत माहौल पसंद है और वहीं पे ये सर्वाइव कर पाती है। लेकिन अगर कहीं पे नॉइस पोल्यूशन है, पास से ट्रेन की पटरी निकली हुई है या फिर अन्य इंडस्ट्रियल एरिया है, तो जिसकी वजह से काफ़ी पोल्यूशन क्रिएट होता है, पोल्यूशन की वजह से ये सर्वाइव नहीं कर पाती हैं। नौकाओं व मोटरों का भी शोर होता है, कोलेशन क्षमता प्रभावित होती है इनके। भारत में इससे संबंधित जो कानून है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर बना था। ये सबसे महत्वपूर्ण कानून है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है वो इनकी सबसे उच्च सुरक्षा निर्धारित करता है, जैसे टाइगर जैसी सुरक्षा। प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2020 के अंदर आया गया था। इसका जो उद्देश्य था वो डॉल्फिन का कंजर्वेशन करना था। सरकार की राष्ट्रीय जो पहल है वो नदी डॉल्फिन संरक्षण का स्पेशल मिशन है। नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2017 से लेके 2031 तक इसका जो मेन उद्देश्य है वो नदी और वेटलैंड संरक्षण पर जोर है। इसके अलावा पोल्यूशन कंट्रोल लॉज, हमारे देश में पोल्यूशन कंट्रोल लॉज हैं, एयर एंड वाटर एक्ट्स हैं, नदी प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए पर्यावरण मंत्रालय और राज्य पीसीबी है, यानी सेंट्रल लेवल के ऊपर जो पोल्यूशन को कंट्रोल करने वाली जो संस्था है वो है सीबी, यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। और जो स्टेट पे है वो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, SPCB। अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण की जो स्थिति है वो IUCN रेड लिस्ट, इसमें अत्यंत संकटग्रस्त प्रजातियों को डाला गया है। इसके अलावा CITES है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पूर्णतः प्रतिबंध है। इसके अकॉर्डिंग वर्तमान जो इसकी संख्या है वो विश्व में लगभग 18,000 के आसपास है। पूरे वर्ल्ड में जो डॉल्फिन की संख्या है वो लगभग 18,000 के आसपास है। और पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो डॉल्फिन पाई जाती हैं वो पाकिस्तान के अंदर इंडस जो रिवर है उसके अंदर पाई जाती हैं। इसके अलावा भारत में केवल 10 या 12 के बीच है, इससे ज़्यादा नहीं है। सिर्फ 20 कंजर्वेशन रिजर्व में पाई जाती हैं। तो यूपीएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यह। इसके अलावा इंडिकेटर स्पेशल्स है नदी के स्वास्थ्य के सूचक, दुनिया की 5, इसे पता चलता है कि कौन से देश में कितनी नदियां स्वच्छ है। दुनिया की सबसे संकटग्रस्त नदी डॉल्फिन प्रजातियों में भारत में इसे स्टेट एक्वेट एनिमल ऑफ पंजाब घोषित किया गया है। यह अपने भोजन को पहचानने के लिए इकोलोकेशन का प्रयोग करती है। इसके आइज अविकसित होते हैं, ये पूरी तरह अंधी नहीं होती है। इसके अलावा इसका पारिस्थितिकी तंत्र पर भी काफी इफेक्ट पड़ता है। नदी में मछलियों का संतुलन बनाए रखती है, नदी का फूड चेन को नियंत्रित करती है। इसके रहने का मतलब है कि नदी उपस्थिति का मतलब है कि नदी की जो सिचुएशन है यानी वो पोल्यूटेड होती जा रही है। वहाँ के एनवायरनमेंट या जो वाटर पोल्यूटेड है वो काफी मात्रा में बढ़ता जा रहा है। नदी की जल गुणवत्ता खराब होने का प्रमुख संकेत है। याद करने का जो सुपर ट्रिक्स है वो आप यूपीएससी के लिए एक मेमोरी कोड बना सकते हैं। तो इसका जो टिप्स है वो BPPPPSN यानी बप्पन। बस बप्पन याद रखें, बाकी सभी समस्याएं आपकी सोल्व हो जाएंगे। B से बैराज यानी बांध, P से पोल्यूशन, P से शिकार हंटिंग। तो आप ये टिप्स याद रख सकते हैं। इसके अलावा अगली न्यूज है दोस्तों विंडफॉल टैक्स। विंडफॉल टैक्स क्या होता है, इसके क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं, वह क्या कारण है, क्यों ये लेके आया गया है। विंडफॉल टैक्स क्या है? अच्छा, तो इसकी परिभाषा सबसे पहले हम जानेंगे। अचानक अप्रत्याशित और अत्यधिक लाभ पर लगाया जाने वाला जो विशेष कर होता है उसको विंडफॉल टैक्स बोला जाता है। सरकार यह कर तब लगाती है जब कंपनियां बाजार की परिस्थितियों के कारण असामान्य लाभ कमाने लगती हैं, न कि अपने कौशल या निवेश की वजह से। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो कालाबाजारी बढ़ जाती है, जिससे लोग स्टोरेज करने लग जाते हैं चीज़ों को और उसे ऊंचे दाम पर, जब उसकी मार्केट के अंदर अत्यधिक शॉर्टेज हो जाती है तब उसे ऊंचे दाम पर बेचते हैं। अभी हाल ही में
ईरान और अमेरिका वार की वजह से गैस की कमी होने की वजह से, गैस की कमी हुई भी नहीं, लेकिन काफ़ी सारे लोगों ने क्या हुआ, हद से ज़्यादा यानी डर के वजह से ज़्यादा तेल या फिर गैस सिलेंडर एक्स्ट्रा बुक कर दिए लोगों ने और ज़्यादा खरीदने स्टार्ट कर दिए। और कुछ लोगों ने उसकी कालाबाजारी स्टार्ट कर दी, ज़्यादा स्टोर करके उसको महंगे दामों पर बेचना स्टार्ट कर दिया। तो इसको कंट्रोल करने के लिए विंडफॉल टैक्स सरकार लेके आती है। अगर कच्चे तेल की कीमत अचानक बढ़ जाए और तेल कंपनियां बहुत अधिक मुनाफा कमाने लगे तो सरकार विंडफॉल टैक्स लगा सकती है। भारत में विंडफॉल टैक्स क्यों लगाया जाता है? तो कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें अगर बढ़ जाती हैं तो लगाया जाता है। भारत की तेल उत्पादन कंपनियों को असामान्य लाभ हुआ है। रिफाइनरियां विदेश में महंगे दाम पर निर्यात करके अधिक कमाने लगी हैं। घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की कमी का खतरा इससे बन सकता है। सरकार को राजस्व को महंगे तेल के कारण होने वाले जो नुकसान होता है उसकी भरपाई करने के लिए भी सरकार यह टैक्स लगाती है। इसके अलावा मुद्रास्फीति को यानी महंगाई को नियंत्रण करने के लिए टैक्स लगाया जाता है। घरेलू ईंधन महंगा न हो इसके लिए निर्यात को नियंत्रण करने का यह सबसे अच्छा तरीका है। भारत में विंडफॉल टैक्स से जुड़े कानून और प्रशासनिक ढांचा क्या है उसका हम अब डीपली से डिस्कशन करेंगे। तो यह जो टैक्स होता है किस कानून के अकॉर्डिंग लगाया जाता है, भारत में विंडफॉल टैक्स को कब लगाया गया था, ये सब जानकारी अब हम जानेंगे। तो स्पेशल एडिशनल एक्साइज जो ड्यूटी है जिसकी फुल फॉर्म होती है SAED, आप इसे नोट डाउन करते चले क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे इसकी फुल फॉर्म या इसके बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो SAED के रूप में लगाया जाता है, स्पेशल एडिशन एक्साइज ड्यूटी के रूप में। यह अधिकार भारत सरकार के अधीन है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास है। कानूनी आधार पर कंट्रोल सेंट्रल एक्साइज एक्ट जो 1944 के अंदर लाया गया था उसके अकॉर्डिंग यह टैक्स लगाया जाता है। इसके अलावा फाइनेंस एक्ट सरकार इसमें संशोधन कर विशेष कर लगा कर सकती है। कस्टम एक्ट जो 1962 में लाया गया था ये निर्यात और आयात से जुड़े कर निर्धारित करती है। इसके अलावा कौन कौन से उत्पादों पर यह लगाया जाता है, तो क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल, डीजल निर्यात, पेट्रोल निर्यात, एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी ATF के ऊपर भी ये लगाया जाता है। इसका जो निर्यात होता है ATF एविएशन टरबाइन फ्यूल के निर्यात के ऊपर लगाया जाता है। इसे कौन तय करता है, तो इसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट तय करता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम यानी CBIC जो संस्था है वो इसको कंट्रोल करती है। नियमित समीक्षा हर 15 दिन के अंदर इसकी होती है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में हम इसके बारे में अगर डिस्कस करेंगे तो कई देशों ने विंडफॉल टैक्स लगा रखा है, जैसे यूके में ऊर्जा कंपनियों के ऊपर भी यह टैक्स लगाया जाता है। इटली और स्पेन ने बिजली और गैस कंपनियों पर यह टैक्स लगाया क्योंकि ये कंपनियां वहां पे सबसे ज्यादा मुनाफा कमाती हैं। इसके अलावा EU कमीशन अतिरिक्त मुनाफे पर सॉलिडेटरी कंट्रीब्यूशन के ऊपर यह टैक्स लगाता है। भारत का विंडफॉल टैक्स भी इसी वैश्विक मॉडल से प्रेरित होता है। विंडफॉल टैक्स का प्रभाव इकोनॉमी पर काफी इफेक्ट पड़ता है। इसके सकारात्मक प्रभाव है वो सरकारी राजस्व बढ़ता है, ईंधन कीमतों में स्थिरता आती है, निर्यात पर नियंत्रण होता है, घरेलू आपूर्ति बनी रहती है, मुद्रास्फीति कम करने में मदद मिलती है। इसके जो नकारात्मक प्रभाव है वो ऊर्जा कंपनियों का लाभ घट जाता है, नए निवेश की गति कम हो सकती है। इसके अलावा शेयर बाजार में गिरावट का असर रहता है। रिफाइनरियों पर लागत बढ़ सकती है। प्रशासनिक इसकी जो कार्रवाई है गवर्नेंस वो हर 15 दिन में इसकी दरों की गतिशीलता की समीक्षा की जाती है। निर्यात की मात्रा और अंतर्राष्ट्रीय कीमत को मापा जाता है, मॉनिटर किया जाता है। तेल कंपनियों की प्रॉफिट रिपोर्ट का विश्लेषण किया जाता है। SOE स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस व निजी कंपनियों का अलग अलग मूल्यांकन किया जाता है। अन्य दरों में तुरंत बदलाव करने की शक्ति मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के पास होती है। इसके अलावा UPSC के लिए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो हाई एल्ड पॉइंट आप ये देख सकते हैं कि डायरेक्ट टैक्स नहीं है ये, बल्कि उत्पादन शुल्क एक्साइज ड्यूटी है।
भारत ने इसे जुलाई 2022 में पहली बार इसे लागू किया गया था। दरें लचीली हैं, कीमतें बदलते ही बदल जाती हैं। इसका लक्ष्य है डोमेस्टिक स्टेबिलिटी यानी घरेलू स्थिरता, इन्फ्लेशन कंट्रोल महंगाई को कंट्रोल करना, एक्सपोर्ट डिसिप्लिन यानी निर्यात को नियंत्रण में रखना। विंडफॉल टैक्स याद करने के जो ट्रिप्स हैं वो आपको मैं यहाँ पे इजी तरीके से बताऊंगी। तो आप विंडफॉल यानी विन प्लस फॉल, विन कंपनियों की जीत यानी कंपनियां यहाँ पे असामान्य फायदा होता है, कंपनियों को क्या यहाँ पे असामान्य फायदा होते हैं वो विनर होती हैं। फॉल होता है सरकार चाहती है कि यह फायदा थोड़ा कम हो जाए यानी ये गिर जाए ये फायदा कंपनियों का और सरकार को फायदा हो जाए, तो इसके लिए टैक्स लगाया जाता है, विंडफॉल टैक्स लगाया जाता है इसके ऊपर। तो ये याद रखने का इजी टैक्स टिप्स है दोस्तों, आप इसे याद रख सकते हैं। टिप्स नंबर जो 3 है वो भी बहुत इजी है। CED प्लस SAED, आप इस टिप से प्लस CBIC इक्वल विंडफॉल। CED सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, SAED स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, CBIC लागू करवाने वाली संस्था। तो आप इस ट्रिक से इसको इजीली याद रख सकते हैं। इसके अलावा आप विंडफॉल टैक्स के कारण याद रखने के जो ट्रिक्स है वो टी ट्रेड, तेल निर्यात पर ज्यादा से ज्यादा लगाया जाता है। यानी नेशनल प्राइस स्टेबिलिटी, घरेलू कीमतों को नियंत्रण करने के लिए। पी होता है प्रॉफिट कमाने के लिए, अचानक बड़ा मुनाफा होता है तब सरकार कंपनियों के ऊपर इसको लगाती है। संभावित जो इससे रिलेटेड यूपीएससी के अंदर जो क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं वो इस प्रकार है। भारत में विंडफॉल टैक्स क्यों लागू किया गया था? तो आप कच्चे तेल के असामान्य लाभ, निर्यात नियंत्रण, मुद्रास्फीति प्रबंधन, राजस्व वृद्धि के लिए ये टैक्स लेके आया गया था। यह किस कानून के तहत लगाया जाता है? तो सेंट्रल एक्साइज एक्ट, फाइनेंस एक्ट, SAED के रूप में यह लगाया जाता है। इसमें किन उद्योगों पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है? तो क्रूड ऑयल, रिफाइनरीज, पेट्रोल डीजल निर्यात के ऊपर इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। दोस्तों अगली न्यूज है, बिना सोचे समझे आज हम कोई भी ऐप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेते हैं या किसी भी सोशल साइट पे, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं भी कोई भी लिंक आता है हम उस पर जल्दी से जल्दी क्लिक करके हमारे अंदर क्यूरियसी होती है कि इसके अंदर जाके देखिए क्या है। तो कोई भी ऐप आप बिना रीजन के और बिना जाँच पड़ताल के आप उसको अपने फ़ोन में डाउनलोड न करें, आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इससे रिलेटेड भारत के अंदर जो नियम है, कानून है और धाराएं हैं और इसके क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं समाज के ऊपर, उन सब के बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों आज एक साइबर क्राइम बहुत बड़ी समस्या बन चुका है समाज के अंदर और आए दिन कोई ना कोई इससे प्रभावित होता है। आज हम बिना सोचे समझे कोई भी ऐप फ़ोन में डाउनलोड कर लेते हैं जिसकी वजह से हमारे बैंक अकाउंट मिनटों में खाली हो जाते हैं। तो आप बहुत ही सोच समझ के अपना अकाउंट चेक करें, ऐप डाउनलोड करें और कोई भी ऐप डाउनलोड करने से पहले उसके बारे में आप अच्छे से जानें कि कितने लोगों ने उसको पहले से डाउनलोड किया है, कितने लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। तो पूरी डिटेल उसको देखिए, उसके बाद ही उसको अपने फ़ोन में डाउनलोड करें। डाउनलोड करने से पहले यह देखना ज़रूरी है कि कम लोगों ने उसको डाउनलोड किया है या फिर वो आपकी लोकेशन वगैरह मांग रहा है या फिर कोई अन्य जानकारी मांग रहा है, तो आप समझ जाएं कि यह आपके फ़ोन को हैक कर सकता है और आपकी बहुत सारी जो डाटा है या फिर आपके जो बैंक अकाउंट है वो खाली हो सकते हैं। तो बिना सोचे समझे कोई भी ऐप आप डाउनलोड बिल्कुल भी ना करें। व्यक्ति के डेटा का इससे जोखिम रहता है। कई ऐप अनावश्यक परमिशन मांगते हैं जैसे कि आपकी लोकेशन, कॉन्टैक्ट, SMS, कैमरा, स्टोरेज। तो अगर ऐसी चीज़ें मांगते हैं तो उन ऐप को आप भूल कर भी डाउनलोड न करें क्योंकि ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इससे आपके डेटा चोरी हो सकते हैं, आइडेंटिटी थेफ्ट रहता है। इसके अलावा इसे फाइनेंशियल फ्रॉड भी हो सकता है। इसके अलावा मालवेयर और स्पेवेयर का खतरा भी इससे रहता है। अनाधिकृत ऐप आपके फ़ोन में अगर हैं
तो वो आपकी सारी डिटेल रिकॉर्ड कर सकते हैं, ओटीपी पढ़ सकते हैं, जिससे आपकी सारी जो भी इंफॉर्मेशन बैंक अकाउंट से संबंधित या अन्य जो अकाउंट से संबंधित जो आपके अकाउंट है, कितने भी आपके पर्सनल अकाउंट, सोशल साइट अकाउंट, वो सारे हैक हो सकते हैं। लोकेशन को ट्रेस कर सकते हैं, कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आप इन बातों का ध्यान रखें, कोई भी ऐप आप बिना जानकारी के अपने फ़ोन में डाउनलोड न करें। यह राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्तिगत सुरक्षा दोनों को प्रभावित करता है। फिशिंग और बैंक फ्रॉड का खतरा इससे रहता है। नकली ऐप जेनुइन जैसा दिखता है। फ्यूचर बैंक लॉगिन या यूपीआई डेटा भर देता है, पूरा खाता खाली हो सकता है। तो इससे आपको काफ़ी सारी समस्याएं हो सकती हैं। भारत में लागू इससे बचने के लिए जो कानून है उनका डिस्कशन अब हम करेंगे। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो 2000 के अंदर लाया गया था, भारत का मुख्य साइबर कानून है। इसमें निम्न प्रावधान लागू होते हैं। धारा इसकी 43A है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से याद रखें। कंपनियों को उपभोक्ताओं के डेटा सुरक्षित रखना अनिवार्य है। इसके अलावा लापरवाही पर भारी दंड लगाया जा सकता है। धारा जो 66C है वो आइडेंटिटी थेफ्ट है, पहचान की चोरी। अगर आप किसी की पहचान चोरी करते हैं, आपकी चोरी करता है कोई, तो ये भी इस धारा 66 के अनुसार सजा का प्रावधान है। इसमें आधार, ओटीपी, पासवर्ड की चोरी भी अपराध है। धारा 66D के अकॉर्डिंग ऑनलाइन धोखाधड़ी, फेक ऐप या फेक आईडी, फिशिंग। धारा 67B बच्चों के डेटा का दुरुपयोग से सुरक्षा को बचाता है। इसके अलावा डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 में लेके आया गया था। इसमें डीपीडीपी एक्ट है, जो भारत में नवीनतम डेटा सुरक्षा का कानून है। इसमें ऐप को स्पष्ट बताना होगा कि डेटा का उपयोग कहाँ होगा। हम विदेशी जो ऐप यूज करते हैं वो आपकी बहुत सारी चीज़ों को ट्रेस कर लेते हैं और फिर उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी नीतियाँ बनाते हैं। किसी भी देश को अगर आप कंट्रोल करना चाह रहे हो और आप अपने आपके ऐप वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं, तो उन ऐप के अंदर आप क्या जानकारी मांग रहे हैं, उस जानकारी के अकॉर्डिंग भी वो आपकी पसंद और नापसंद को निर्धारित कर सकते हैं। और वो उनके व्यापार, जैसे चाइना है, अगर इसके ऊपर आरोप लगता है कि यह किसी भी अन्य देश की जो अपने ऐप या अन्य माध्यम से जानकारी जुटाकर और फिर उसी लोगों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ें बनाकर उस देश में व्यापार करता है, तो इससे पूरे मार्केट के ऊपर भी कंट्रोल किया जा सकता है किसी भी देश के इसके अलावा उसकी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से भी काफ़ी ये खतरा क्रिएट कर सकता है। तो भारत की नवीनतम डेटा सुरक्षा कानून ऐप को स्पष्ट बताना होगा कि डेटा का उपयोग कहाँ किया जा रहा है। बिना सहमति के आप किसी भी के डेटा का उपयोग नहीं कर सकते, ये अवैध है। डेटा बेंच पर भारी जुर्माना लग सकता है। बच्चों के डेटा पर विशेष सुरक्षा होती है, यानी बच्चों के डेटा आप यूज नहीं कर सकते। डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट जो 2023 में लाया गया था, डीपीडीपी एक्ट 2023 भारत का नवीनतम डेटा सुरक्षा कानून है। इसमें ऐप को स्पष्ट बताना होगा कि डेटा का उपयोग कहाँ होगा। बिना सहमति के डेटा का उपयोग अवैध है। डेटा ब्रांच पर भारी जुर्माना लग सकता है। बच्चों के डेटा पर विशेष सुरक्षा है। CERT इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम, इसके लिए भारत की साइबर सुरक्षा संस्था है। फेक ऐप की चेतावनी जारी करती है, साइबर हमलों की मॉनिटरिंग करती है, आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम है ये। तो RBI के दिशा निर्देश है, उसके अकॉर्डिंग यूपीआई बैंकिंग ऐप में सुरक्षा नॉर्म्स अनिवार्य हैं। अधिकृत पेमेंट ऐप पर कार्रवाई, नॉन बैंक वॉलेट ऐप्स के लिए अनुमति अनिवार्य है। अंतर्राष्ट्रीय मानक जो है वो OECD प्राइवेसी प्रिंसिपल्स हैं। इसमें जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन GDPR ये यूरोप में लागू है। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स ITU है। इसके अलावा यह गवर्नेंस का हिस्सा है। डिजिटल सेफ्टी, नेशनल सिक्योरिटी, ऐप डेटा चोरी, आतंकवाद, मनी लॉन्ड्रिंग और इंफॉर्मेशन के लिए खतरा हो सकता है। कंपनीज में इसका उपयोग हो सकता है व्यापार करने के लिए, किसी भी देश के व्यापार पर दबदबा बनाए रखने के लिए कंपनीज में इसका उपयोग हो सकता है। नागरिकों के फंडामेंटल राइट से जुड़ा होता है, फंडामेंटल राइट से इससे प्रभावित हो सकते हैं। अनुच्छेद 21 के अकॉर्डिंग प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है। बिना सोचे समझे ऐप डाउनलोड प्राइवेसी का उल्लंघन है। प्रशासनिक नियंत्रण की आवश्यकता है। सरकार को ऐप
ऐप स्टोर रेगुलेशन नीति बनानी होगी। राज्य साइबर सेल को मजबूत करना होगा। इसके अलावा डाटा लोकलाइजेशन और इंक्रिप्शन आवश्यक है। इसके अलावा यह इसके जो इम्पैक्ट पड़ते हैं वो व्यापारिक स्तर पर पड़ते हैं। व्यापारिक स्तर पर इससे आर्थिक नुकसान हो सकता है, फोन हैक हो सकता है, फोटो वीडियो चोरी हो सकती है, कल आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर बड़े पैमाने पर डेटा को लीक हो सकता है। क्रिटिकल इंफॉर्मेशन, देश की सुरक्षा से संबंधित जो इंफॉर्मेशन होती है वो खतरे में पड़ सकती है। साइबर हमलों की संभावना रहती है। याद करने का जो आसान ट्रिक्स है वो CPRS है। आपको बस CPRS याद रखना है, यानी C से कंसेंट, D DPDP एक्ट, इसके P से प्राइवेसी आर्टिकल 21, R से रेगुलेशन IT एक्ट और RBI के रूल्स इसमें। S से है सिक्योरिटी, CERT की गाइडलाइंस। पूरे कानून और मुद्दे इसी के से कवर हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है पहचानने में कि यह ऐप सुरक्षित है या असुरक्षित नहीं है, तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगी, आप इन बातों को फॉलो करें। कैसे पहचाने कि ऐप सुरक्षित है या नहीं? तो इसके लिए केवल ट्रस्टेड ऐप स्टोर से ही ऐप डाउनलोड करें। रेटिंग और रिव्यूज देखें, उसके परमिशन जांचें और कैलकुलेटर यानी कॉन्टैक्ट्स क्यों मांगे जाते हैं ये भी आप ध्यान में रखिए। फ्लैश लाइट कैमरा क्यों मांगिए? आप ऐप की प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ें। बैकग्राउंड डाटा हमेशा ऑफ रखें। अननोन सोर्स से डाउनलोड कभी न करें। इसके अलावा इस टॉपिक से रिलेटेड जो यूपीएससी के अंदर आने वाले जो क्वेश्चन है वो उनका डिस्कशन हम करेंगे। भारत में साइबर सुरक्षा हेतु मुख्य कानूनी प्रावधान कौन से हैं? तो IT एक्ट 2000, DPDP एक्ट 2023, CERT इन गाइडलाइन, RBI डिजिटल पेमेंट फ्रेमवर्क। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अनाधिकृत ऐप डाउनलोड का राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर है डेटा चोरी, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन जोखिम, आइडेंटिटी थेफ्ट, क्रॉस बॉर्डर साइबर थ्रेट्स। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है वो है, प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट कैसी है? तो इसका आंसर है ये पुत्तास्वामी जजमेंट 2017 के अंदर आया था। उसके अनुसार अनुच्छेद 21 के अकॉर्डिंग प्राइवेसी हमारा फंडामेंटल राइट है। अगली जो न्यूज है दोस्तों वो है अग्नि सुरक्षा के नियम। हम देखते हैं आए दिन देश में कोई ना कोई आग से जुड़ी हुई दुर्घटना होती है जिससे काफ़ी सारे लोग मर जाते हैं, कहीं बेसमेंट में फंस के या फिर कहीं शोरूम में या फिर कहीं बड़ी शॉप के ऊपर या फिर केमिकल फैक्ट्रीज के अंदर, उद्योग धंधों में आग लगने से काफ़ी जान माल की हानि होती है। तो इससे रिलेटेड भारत में कौन से कानून हैं, कौन सी नीतियां हैं और क्या करना चाहिए, और इस टाइम कौन कौन सी देश में लापरवाही हो रही है, तो इसके सजा के प्रावधान क्या है, तो ये पूरी जानकारी इस न्यूज में हम कवर करेंगे। अगर ये पूरी वीडियो आप या न्यूज कवर कर लेते हैं तो बाकी कहीं और आपको जाने की जरूरत नहीं है। यूपीएससी से रिलेटेड जो मेन पॉइंट होते हैं वो इस न्यूज में मैं आपको कवर करके दूंगी, तो वीडियो को ध्यान से देखें। भारत में आग की घटनाओं की जो स्थिति है वो संख्या की NCRB के अनुसार 2022 के डेटा के अनुसार 33,000 आग की घटनाएं रिपोर्ट हुई हैं। हर साल 20,000 लोग आग से संबंधित दुर्घटनाओं में मर जाते हैं और जो घायल होते हैं वो अलग हैं, जल जाते हैं। प्रमुख जो घटनाएं होती हैं वो कमर्शियल बिल्डिंग में होती हैं, हॉस्पिटल में होती हैं, फैक्ट्री, कोचिंग सेंटर और होटलों में होती हैं। आग लगने के जो मुख्य कारण हैं उसमें इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स होते हैं। 60% जो आग लगने की जो कारण होते हैं वो इलेक्ट्रिक सर्किट की वजह से होता है। नंबर सेकंड, ओवरलोडिंग, खराब वायरिंग, शॉर्ट सर्किट, पुरानी इलेक्ट्रिक फिटिंग की वजह से ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं। बिल्डिंग कोड वोलेशन, अवैध निर्माण, फायर एग्जिट का अभाव, बिना अनुमति के मंजिल बढ़ाना, ये सब रीजन भी इसमें आते हैं। इसके अलावा पुअर इन्फोर्समेंट, फायर एनओसी बिना जांच जारी होना, इंस्पेक्शन में भ्रष्टाचार, निगरानी में कमी, ये भी इसके मुख्य कारण है। इसके अलावा फ्लेमेबल मटेरियल्स, फैक्ट्री गोदाउन्स में केमिकल्स, प्लास्टिक्स, पैकेजिंग मटेरियल्स, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस की कमी, अलार्म सिस्टम, स्प्रिंकलर, फायर ड्रिल का अभाव, अर्बन
कंडीशंस, संकरी लेन, फायर ब्रिगेड का पहुंचना कठिन। भारत में फायर सेफ्टी के प्रमुख जो कानून है वो इस प्रकार है। नेशनल बिल्डिंग कोड एनबीसी बना था, 2016 के अंदर बना था। फायर सेफ्टी के लिए जो मानक है वो फायर एस्केप, स्प्रिंकलर, स्मोक डिटेक्टर, फायर लिफ्ट, फायर रजिस्ट्रेशन मटेरियल एंड से भी अनिवार्य, पर इसका पालन राज्यों के हाथ में है। अगर आप कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, किसी भी संस्था में आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी, कॉलेज या कहीं भी आप जा रहे हैं, तो इन चीज़ों को आप जरूर ध्यान में रखें। आप एक अवेयर पर्सन बने इंडिया भारत के, और अगर आप अपने अधिकारों के लिए जागरूक होंगे, कानून की का आपको नॉलेज होगा और आप जानकार होंगे, तो आप बहुत सारी आने वाली समस्याओं से बच सकते हैं और अपनी लाइफ को एक इजी वे में जी सकते हैं। तो इसके लिए दूसरा कानून जो था वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट था, जो 2005 में आया था। राज्य व जिला स्तर पर फायर प्रबंधन की जिम्मेदारी इसके अकॉर्डिंग तय की गई थी। एनडीएमए दिशा निर्देश देता है, जोखिम कम करने के उपाय बताता है। फैक्ट्रीज एक्ट जो 1948 में आया था, इसमें फैक्ट्रियों में फायरिंग उपकरण अनिवार्य है। फैक्ट्रीज एक्ट 1948, यानी फैक्ट्रियों में फायर फाइटिंग उपकरण वो अनिवार्य है। हैजर्ड्स इंडस्ट्रीज विशेष सुरक्षा मानक तय करता है। मॉडल बिल्डिंग बाई लॉज 2016 में आया था। यह हाई राइज बिल्डिंग में फायर एनओसी अनिवार्य करता है। इसके अलावा ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के बिना बिल्डिंग उपयोग नहीं कर सकते। स्टेट फायर सर्विस एक्ट, प्रत्येक राज्य का अलग कानून है। जैसे दिल्ली फायर सर्विस एक्ट आग की रोकथाम, प्रशिक्षण और निरीक्षण से संबंधित कार्य इस कानून के अकॉर्डिंग किए जाते हैं। इसके अलावा फायर एनओसी के 2 चरण होते हैं। प्रोविजनल एनओसी जो होती है वो निर्माण से पहले ली जाती है। इसके अलावा जो फाइनल एनओसी होती है वो निर्माण के बाद निरीक्षण करके फिर उसको एनओसी मिलती है। फाइनल एनओसी जारी होते ही अलार्म, एंट्री एग्जिट, स्प्रिंकलर, पानी की उपलब्धता, यानी अलार्म है वहाँ पे नहीं है, कोई भी दुर्घटना होती है तो उससे पहले अलार्म बजती नहीं बजती। एंट्री और एग्जिट के सही गेट बने हुए हैं नहीं बने हुए, दुर्घटना के टाइम आपकी वहाँ से निकलने के लिए एंट्री, जाने के लिए, आने के लिए एंट्री और एग्जिट गेट है या नहीं, स्प्रिंकलर लगा हुआ नहीं, पानी की उपलब्धता, अगर आग लग जाती तो आग को बुझाने के लिए वहाँ पे समुचित पानी की व्यवस्था है या नहीं, फायर डिस्टेंस कितनी दूरी पर वहाँ पे है। इसके अलावा गलियाँ कैसी हैं ताकि फायर ब्रिगेडर आसानी से आ सके, लोकेशन उसकी कैसी है, सबकी जांच की जाती है। सरकार द्वारा हाल के जो सुधार किए हैं वो स्मार्ट सिटी मिशन के तहत फायर सेफ्टी मॉडर्नाइजेशन किया गया है। ड्रोन आधारित फायर ऑडिट, एआई आधारित मॉनिटरिंग, कुछ राज्यों में हॉस्पिटल के लिए विशेष सुरक्षा निर्देश कोविड के बाद दिए गए हैं। भारत में आग की घटनाओं में जो प्रशासनिक चुनौतियां हैं वो फायर स्टेशनों की कमी, सबसे बड़ी जो कमी है भारत में फायर स्टेशनों की कमी है। यूनाइटेड नेशन के मानक के अकॉर्डिंग हर साल 50,000 आबादी पर एक स्टेशन, भारत में लगभग 1.5 लाख फायरमैन की कमी है। तो यह एक बड़ी कमी है। अगर इसको पूरा नहीं किया जाता है तो भी यह समस्या बनी रहेगी, क्योंकि अगर हमारे पास समस्याओं से निपटने के लिए संसाधन ही नहीं होंगे तो हम समस्या से अच्छे से नहीं निपट सकते। फायर सर्विस का राज्य विषय केंद्रीय नीति समिति बिल्डिंग उपयोग बदलने पर कोई पुनः निरीक्षण व्यवस्था नहीं है। लोग स्टार्टिंग में जब एनओसी लेते हैं तो उसका यूज किसी अन्य चीज के लिए दिखा देते हैं, लेकिन जो ही एनओसी मिलती है उसका यूज अन्य चीजों में करने लग जाते हैं और वहां पे सुरक्षा से संबंधित चीजों का ध्यान में नहीं रखते। राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण एनओसी में गड़बड़ी हो रही है। लोग अपनी राजनीतिक पहुंच की वजह से फायदा उठा लेते हैं और काफी सारी जो गड़बड़ झालियां होती हैं उसमें भी एक राजनीतिक पहुंच का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। आग का जो सामाजिक और आर्थिक प्रभाव पड़ता है वो इस प्रकार है। जान मान की हानि होती है, काफी सारे लोग दुर्घटना में हैंडीकैप्ट हो जाते हैं या फिर उनको शारीरिक मानसिक हानियां हो जाती हैं, उनको समाज में
सेटल होने में प्रॉब्लम होती है, छोटे व्यवसाय खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा बीमा दावे प्रभावित होते हैं, उनको बीमा कंपनियां होती हैं दुर्घटना के बाद बीमा नहीं देते हैं, पहले प्रीमियम भी ले लेती हैं। शहरी गरीब सबसे अधिक प्रभावित होते हैं इसमें। शहरों में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, संकरी गलियां होती है, ऐसी जगह पर ऐसी बिल्डिंग्स होती हैं जहाँ पे आग लग जाती है तो आसपास का एरिया भी इससे इफेक्ट होता है, दुकानें जल जाती है, लोगों का रोजगार प्रभावित होता है। लंबे समय तक लोगों में अगर कोई भी इससे प्रभावित होता है तो उसमें आर्थिक हानि का या फिर फिजिकल या मानसिक हानि इसमें बनी रहती है और इससे लोगों में काफ़ी तनाव बना रहता है। राज्य की स्वास्थ्य और राहत बजट पर भार इसका जो फायर सेफ्टी सिर्फ तकनीकी मुद्दा नहीं है बल्कि गवर्नेंस फेलियर का भी एक सीधा सीधा संकेत है। अर्बन प्लानिंग फेलियर का भी है संकेत है, यानी गवर्नेंस का फेलियर भी है इस चीज़ में और अर्बन प्लानिंग का फेलियर भी, दोनों का मिश्रण ये दिखाती है। तो इसका जो समाधान है वो एनबीसी का अनिवार्य पालन होना चाहिए, डिजिटल फायर एनओसी होनी चाहिए, इसके अलावा नियमित ऑडिट और नागरिक जागरूकता होनी चाहिए। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर होना चाहिए इस टॉपिक से के लिए और उन्हें अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए। एनओसी याद करने का जो तरीका है वो PFN एक महत्वपूर्ण टिप्स है। PFN से आप इसका टिप्स याद रख सकते हैं, PFN P से प्रोविजनल एनओसी यानी पहले की जो एनओसी ली जाती है, अप से फाइनल एनओसी यानी बाद में जो एनओसी ली जाती है, और अन से नाइट टाइम चेक्स। इससे तो दोस्तों ये था इसका इजी ट्रिक्स। आई होप आपको ये ट्रिक अच्छा लगा होगा। अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड यूपीएससी में आने वाले जो क्वेश्चन हैं उन पे डिस्कशन करेंगे। तो एनसीबी एक्ट है 2016 में लाया गया था, ये BIS द्वारा बनाया गया था। फायर सर्विस राज्य का विषय है। हाई राइज बिल्डिंग 15 मीटर या इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। DM एक्ट जो NDMA NDRF ये केंद्र का विषय है। फैक्ट्रीज एक्ट इसमें विशेष नियम बनाता है। इसके अलावा अगली जो न्यूज़ है दोस्तों वो है प्रोजेक्ट टाइगर। हमने प्रोजेक्ट टाइगर के ऊपर काफ़ी काम किया है भारत सरकार ने, तो इससे हमारी जो जनगणना होती है उसमें टाइगर की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है और अभी इसकी 53वीं वर्षगांठ मनाई गई है। प्रोजेक्ट टाइगर का जो मेन उद्देश्य है वो है इसका सेव टाइगर सेव नेचर, यानी टाइगर को बचाओ और नेचर को सेव करो। दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि बाघ, चीता और शेर की जो बॉडी होती है उसमें क्या डिफरेंट होता है। क्या आप तीनों के डिफरेंट के बारे में जानते हैं? तो प्रकृति संरक्षण की दिशा में 53वीं गौरवशाली वर्ष इसका मनाया गया है। भी ये लॉन्च की गई थी 1 अप्रैल 1973 को। 1 अप्रैल 1973 को प्रधानमंत्री कौन था? इंदिरा गांधी थी। उस टाइम प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था। कानून वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के टाइम इस अकॉर्डिंग इसको लॉन्च किया गया था। टाइगर रिजर्व है जो भारत में उसकी संख्या 51 है। टाइगर की जो संख्या हो चुकी है वो 3000 प्लस हो चुकी है वर्तमान में। राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया था। वन्य जीव संरक्षण कानून, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1996, वन्य संरक्षण अधिनियम, ये सारे जो नियम हैं और कितने बाघों की संख्या है और इससे जैव विविधता के ऊपर क्या इम्पैक्ट बढ़ रहा है, क्या खतरा है और कितना सरकार ने इसके ऊपर कार्य कर, ये सभी टॉपिक आज हम इस न्यूज़ में डिस्कशन करेंगे। और ये जो न्यूज़ है ये यूपीएससी के पॉइंट ऑफ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हर बात को आप ध्यान से सुने, टकटकी लगा कर देखिए। प्रोजेक्ट टाइगर की 53वीं वर्षगांठ अभी मनाई गई है। तो शुरुआत हमने देखी 1973 में इसकी हुई थी, 1 अप्रैल 1973 की। अभी जो वन्य जीवों की जो संख्या है लगभग 3167 है। भारत में 20 राज्यों में नियंत्रण। संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अकॉर्डिंग इस नीति को बनाया गया था। शुरुआत कब हुई थी? 1 अप्रैल 1973 को भारत सरकार के प्रोजेक्ट टाइगर के अकॉर्डिंग हुई थी। इसके अलावा जो उद्देश्य है भारत में गिरते बाघों की संख्या को बचाना, उसके आवास हैबिटाट को सुरक्षित रखना। इसे कौन चलाता है? तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी NTCA इसको चलाता है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण 2006 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में संशोधन किया गया था।
के द्वारा स्थापित कानूनी जो आधार होता है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 अमेंडमेंट इसमें 2016 के अंदर 2006 के अंदर इसमें अमेंडमेंट हुआ था। इसके अलावा टाइगर रिजर्व की जो कानूनी परिभाषा इसमें जोड़ी गई थी, यानी दो काम इसमें किया गया था। इसको एक काम किया गया था जब इसको 2006 में इसमें अमेंडमेंट हुआ था, जो टाइगर रिजर्व की कानूनी परिभाषा और एनटीसीए का गठन किया गया था। स्टेट सरकारें केंद्र से बिना अनुमति टाइगर रिजर्व की सीमा में बदलाव नहीं कर सकती हैं। टाइगर कंजर्वेशन प्लान अनिवार्य है। ये सब चीजें इस एक्ट के अंदर 2006 में जोड़ी गई थी। प्रोजेक्ट टाइगर जो एनिवर्सरी है, वर्षगांठ है, वो अभी मनाई गई है। हर वर्ष 1 अप्रैल को प्रोजेक्ट टाइगर एनिवर्सरी मनाई जाती है। 1973 से ये 2026 तक 53 वर्षगांठ हो चुकी है। इस बार इसकी 53वीं वर्षगांठ थी। भारत में टाइगर रिजर्व तो भारत में 2024-25 तक कुल 54 टाइगर रिजर्व है। क्षेत्रफल इसका लगभग 75,796 स्क्वायर किलोमीटर है। टाइगर रिजर्व का जो प्रबंधन है, हर टाइगर रिजर्व 3 जोन में बटा होता है, कोर, क्रिटिकल और टाइगर हैबिटाट, यानी CTH। सी से कोर, सी से क्रिटिकल, टाइगर हैबिटाट पूर्ण सुरक्षित क्षेत्र है। ये बफर एरिया संवेदनशील गतिविधियों की अनुमति इसमें मिलती है। इसके अलावा जो इको सेंसिटिव जोन होता है, ESZ संरक्षण सीमित आर्थिक गतिविधियां। अब हम जानेंगे कि कौन कौन से स्टेट में कितने टाइगर रिजर्व हैं। तो मध्य प्रदेश के अंदर कान्हा, बांधवगढ़, सतपुड़ा और संजय। महाराष्ट्र में, ये दोस्तों पीपीटी बनाते टाइम थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, तो मैं आपको दूसरी पीपीटी में, इसको पीपीटी में आप पढ़ सकते हैं। ये सारे जितने भी यहाँ पे रिजर्व हैं, ये सारे यहाँ पे दिए गए हैं। काजीरंगा मानस है केरल, पोरियार वायनाड तमिलनाडु में, मुदुमलाई अन्नामलाई, साइलेंट वैली उड़ीसा में, सिमलीपाल उड़ीसा में, सिमलीपाल। भारत में टाइगर पॉल्यूशन आंकड़ों और याद रखने का जो ट्रिक्स है, वो भारत में टाइगर सेंसस हर 4 साल में होती है। तो एक इंपॉर्टेंट बात है ये, भारत में टाइगर सेंसस जनगणना कितने साल में होती है? हर 4 साल के अंदर इसकी टाइगर की जनगणना होती है। तो नवीनतम आंकड़े 2022 के अकॉर्डिंग जो टाइगर सेंसस है, वो इंडिया टाइगर पॉपुलेशन 2022 के अकॉर्डिंग 3167 है। 2022 में हुई थी। 2022 के बाद अब कब होगी? 2026 में हो रही। स्टेट वेल्स टाइगर पॉपुलेशन है, वो टॉप स्टेट इसमें है मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा जो टाइगर है वो मध्य प्रदेश में 785 है। इसके अलावा कर्नाटका में 563 है, उत्तराखंड में 560 है, महाराष्ट्र में 444, तमिलनाडु में 360 है। इसके अलावा टाइगर को याद रखने की जो ट्रिक्स है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ट्रिक्स है ये MKUMT। टॉप 5 स्टेट है वो MKUMT, यानी मध्य प्रदेश, कर्नाटका, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। MKUMT टाइगर का सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश में, यानी टाइगर सबसे ज्यादा है। इंडिया की कुल संख्या इसमें 3167 है। तो यानी ट्रिक 3167 से आपको 3167 से आप इनकी संख्या याद रख सकते हैं। 31 मार्च 67 प्रोजेक्ट टाइगर की योजना बनाने का जो समय है वो ये है। 1973 में ये लॉन्च हुआ था यह योजना। उस टाइम 60 थे, बाद में इनकी पॉपुलेशन बढ़ गई है। NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है और केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय से काम करती है। टाइगर कंजर्वेशन प्लान है वो एकीकृत करता है, एडवाइजरी देता है और रेगुलेटरी बॉडी है। टाइगर कंजर्वेशन आयोजित करता है, टाइगर सेंसस आयोजित करता है हर 4 साल में। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के साथ इसका संबंध है। CTH यानी क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट और क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटाट। ट्राइबल जो लोकेशन होती है में स्वैच्छिक होता है। राइट सेटलमेंट अनिवार्य है। इसके अलावा CAMPA फंड है, यानी कंपल्स टाइगर हैबिटाट रिजर्वेशन का उपयोग प्रोजेक्ट टाइगर में
फंडिंग पैटर्न होता है, केंद्र इसमें 60% देगी और राज्य इसमें 40% देगी। ये नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के लिए केंद्र 90% देगी और राज्य 10% देगी। इसके अलावा प्रोजेक्ट टाइगर का जो सफलता का जो मॉडल है उसके लिए हैबिटेट प्रोटेक्शन, कम्युनिटी पार्टिसिपेट यानी जनता की सहभागिता होनी चाहिए, तभी अभी इनका रिजर्वेशन कर यानी प्रोटेक्शन कर सकते हैं, लोग इनका अवैध शिकार ना करें। टेक्नोलॉजी, कैमरा ट्रैप्स होना चाहिए, जीआईएस लगाना चाहिए, जीपीएस लोकेशन होनी चाहिए ताकि इनकी स्थिति को ट्रेस किया जाए। इको टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहिए। रेगुलेटेड कॉरिडोर प्रोटेक्शन, एलिफेंट और टाइगर लिंक इनको किया जाना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इनको क्या किया जा सके, इनका संरक्षण किया जा सके। अब अगली न्यूज है दोस्तों, सांसदों की बढ़ती संख्या। अभी जनगणना शुरू हो चुकी है और अभी तो जनगणना शुरू होगी तो देश की पॉपुलेशन भी बढ़ेगी और इससे संसद के अंदर सांसदों की संख्या भी बढ़ जाएगी। भारत में सांसदों की संख्या बढ़ने वाली है क्योंकि इसका मुख्य जो कारण होता है वो सीमांकन यानी डिलिमिटेशन। भारत में लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाएं दो आधार पर तय होती हैं। नंबर 1 पॉपुलेशन, नंबर 2 प्रशासनिक इकाइयां। लेकिन 1976 से 2001 तक और फिर 2001 से 2026 तक भारत ने सीमांकन रोक रखा था। यह रोक इसलिए थे कि जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा काम किया उन्हें नुकसान न हो। अब 2026 के बाद डिलिमिटेशन अनिवार्य है। इसी वजह से लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं की सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी। सांसदों की संख्या क्यों बढ़ानी पड़ेगी, इसका जो मुख्य कारण है वो भारतीय जनसंख्या बहुत बढ़ चुकी है। 1971 में भारत की जनसंख्या 54 करोड़ थी। 2026 में अनुमानित जनसंख्या लगभग 145 करोड़ हो सकती है। लेकिन लोकसभा सीटें 1971 की जनगणना के अनुसार ही तय है। प्रतिनिधित्व असमान हो गया है। कुछ राज्यों में एक सांसद 30 लाख लोगों के ऊपर है, कुछ राज्यों में एक सांसद 10 लाख लोगों के ऊपर है। तो यह रिप्रेजेंटेशन के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। संविधान में यह प्रावधान पहले से है। आर्टिकल 82 के अनुसार लोकसभा सीटों के परिसीमन का प्रावधान है। आर्टिकल 170 के अकॉर्डिंग विधानसभा सीटों का परिसीमन। आर्टिकल 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो 2001 में आया था 2026 तक रोक। 42वां अमेंडमेंट संशोधन जो 42वां अमेंडमेंट था 1976 के अंदर, जिसमें पहली बार रोक लगी थी। 2026 के बाद सीटों में बढ़ोतरी संवैधानिक बाध्यता बन जाएगी। डिलिमिटेशन के बाद क्या क्या होगा तो लोकसभा सीटें बढ़ेंगी, राज्य की विधानसभाओं की सीटें बढ़ेंगी। इससे सभी लोगों का एक तो प्रेजेंटेशन बढ़ेगा और सभी राज्यों की समानता बढ़ेगी। केंद्रीय फंड का वितरण बदलेगा। दक्षिण व पूर्वोत्तर राज्यों को जनसंख्या आधारित सीटों में नुकसान होता है। उत्तर भारतीय राज्यों यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान की सीटें बहुत बढ़ेंगी। संविधान में संशोधन संभव है सीट गैप हटाने के लिए। इसके अलावा अब भारत में कितने सांसद होंगे तो वर्तमान लोकसभा सीटें 543 है। संभावित जो प्रस्ताव ऑक्सफोर्ड के अनुसार जो इसकी जो सीटें होंगी वो नई लोकसभा सीटें लगभग 750 से लेकर 850 तक बढ़ सकती हैं। अनुमानित संख्या जो इसके घटक है वर्तमान है, प्रस्तावित है, चुने हुए सांसद हैं वो 543 है। लेकिन इसकी जो संख्या हो सकती है वो 700 से 800 तक हो सकती है। एंग्लो इंडियन खत्म हो सकते हैं। कुल संख्या 543। ये सिर्फ अनुमान है, अंतिम निर्णय तो डिलिमिटेशन कमीशन 2026-27 ही लेगा। अब हम एक और न्यूज़ का यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया है। वहाँ की जो सीएम है वो आज सम्राट चौधरी ने बिहार की सीएम के रूप में शपथ ले ली है। आज लगभग 26 साल बाद बिहार में भाजपा की सरकार आई है, भाजपा के सीएम ने शपथ ली है। लगभग 20 साल से पहले वहाँ पे लालू यादव, उसके बाद नीतीश यादव वहाँ के सीएम थे। लगभग 2005 से वहाँ के जो सीएम थे वो नीतीश कुमार थे, नीतीश यादव नहीं सोए। मुख्यमंत्री की शपथ का महत्व कानूनी जो आधार है वो अनुच्छेद 164 आर्टिकल 164 के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्य राज्यपाल के समक्ष शपथ लेते हैं। इसके अलावा शपथ का
प्रारूप भारतीय संविधान की 3rd शेड्यूल 3री अनुसूची में दिया गया है। अनुच्छेद 164 के अनुसार यदि सीएम एमएलए नहीं है तो उन्हें 6 महीने के भीतर विधानसभा परिषद का सदस्य बनाना अनिवार्य है। मुख्यमंत्री शपथ लेने की पूरी प्रक्रिया विधानसभा चुनाव बहुमत साबित होने के बाद बहुमत दल गठबंधन अपने नेता का चयन करता है। वह नेता राज्यपाल के पास जाकर सरकार बनाने का दावा करता है। राज्यपाल उसे चीफ मिनिस्टर के रूप में नियुक्त करते हैं। राज्यपाल सीएम को शपथ दिलाते हैं। सीएम अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाते हैं। बाकी मंत्री भी शपथ लेते हैं। नई सरकार को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट बहुमत परीक्षण देना पड़ सकता है। इसके अलावा कार्यालय की जो शपथ है, ओथ है, वो ये है, आप इसको देख सकते हैं। मैं अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूँ या लेती हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक कर्तव्य का पालन करूंगा या करूंगी। मैं भारत की संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा या रखूंगी। मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा या रखूंगी। मैं राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और निर्विकार भावना से पालन करूंगा या करूंगी। गोपनीयता की शपथ, मैं अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूँ या लेती हूँ कि मैं किसी भी विषय को जो राज्य मंत्री मुख्यमंत्री के रूप में मेरे समक्ष लाया गया है या जो मेरे ज्ञान में आया है, जब तक कि अपने पद का विधिपूर्वक निर्वहन करते हुए ऐसा करना आवश्यक न हो, उसका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी को भी संप्रेषण नहीं करूंगा या करूंगी। तो ये थी इसकी ओथ। आप भी इसको याद कर सकते हैं, आपसे इंटरव्यू में पूछी जा सकती है। इसके अलावा सीएम की जो नियुक्ति होती है वो गवर्नर करता है। शपथ का प्रारूप जो 3rd शेड्यूल में इसका दिया। सीएम का जो कार्यकाल होता है जब तक विधानसभा का विश्वास है। सीएम 6 महीने तक बिना एमएलए या एमएलसी बने रह सकता है। सीएम अपनी परिषद के मंत्रियों को चुनते हैं। मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। गवर्नर शपथ दिलाते हैं, न कि स्पीकर या प्रेसिडेंट। तो आपके लिए जो मेन 5 लाइन है वो आप याद कर सकते हैं, जो यूपीएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो अनुच्छेद 164 सब क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग होती है राज्यपाल द्वारा। इसके अलावा शपथ और गोपनीयता का प्रारूप संविधान की 3री अनुसूची। सीएम को 6 महीने में विधायक परिषद सदस्य बनाना अनिवार्य है। काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी। शपथ का प्रशासन केवल राज्यपाल करते हैं, कोई अन्य नहीं करता है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे भारत के 51 शक्तिपीठ के बारे में। अभी आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली देहरादून आर्थिक कॉरिडोर का उद्घाटन किया था। उस टाइम उत्तराखंड में मोदी ने एक शक्तिपीठ का भी दर्शन किए थे। तो आप कमेंट में बताएं कि किस शक्तिपीठ के दर्शन किए थे और उसकी महत्ता क्या है। तो आप ये 51 शक्तिपीठ हैं, इनको आप याद कर सकते हैं, आपसे पूछी जा सकती है, इंटरव्यू के लिए भी इम्पोर्टेंट है। शक्तिपीठ क्या होती हैं? जब माता सती ने योगाग्नि धारण की तो महादेव ने उनका शरीर उठाकर तांडव किया था। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्कर से सती देह के 51 अंग कटवाकर गिराए थे। जहां जहां वे अंग गिरे वहीं शक्तिपीठ बने थे। इनकी कुल संख्या 51 प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। कुछ परंपराओं में 18, 52 या 108 का भी उल्लेख मिलता है, लेकिन 51 महत्वपूर्ण है। शक्तिपीठ की संरचना, हर शक्तिपीठ के 2 रूप पूजे जाते हैं। जैसे देवी का रूप उसकी शक्ति, भैरव का रूप महादेव का स्वरूप। शक्तिपीठों का विस्तृत क्षेत्र भारत, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन देशों में यानी 5 देशों में सती के जो बॉडी के अवशेष हैं वो गिरे थे। कई शक्तिपीठ वर्तमान में भारत के बाहर भी हैं। सांस्कृतिक एकता भारतीय तीर्थ परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अलावा शक्तिपीठों की वो सूची है पूरी, आप इनको याद कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर जाके जब PDF डाउनलोड करेंगे वहां आपको अच्छे से दिखेंगे। इसमें थोड़ी मिस्टेक हो रखी है। आगे हम चलते हैं। अब भारत में जो फैले हुए वो उज्जैनी शक्तिपीठ, जैंतिया पीठ, वराह क्षेत्र शक्तिपीठ, कुरुक्षेत्र शक्तिपीठ, पंचसागर शक्तिपीठ, कुमारिका, रुद्रकोट, नलहट्टी, इन सबको आप याद कर सकते हैं। इसके अलावा भारत से बाहर है वो भी माता सती के अंग भूषण जहाँ गिरे वहीं बने। कुल प्रमुख 51 शक्तिपीठ भारत, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका। सबसे प्राचीन जो शक्तिपीठ है वो हिंगलाज माता की शक्तिपीठ है। सांस्कृतिक एकता का प्रतीक और भारतीय उपमहाद्वीप में पौराणिक तीर्थ की परंपरा है। शक्तिपीठ में देवी भैरव की द्वितीय उपासना होती है। इसके अलावा अगली न्यूज है दोस्तों, ड्रग्स ओवरडोज से होने वाले नुकसान। आज हम देख रहे हैं कि हमारे युवा जो
है भारत में, वो बहुत ज़्यादा नशे का यूज करने लगी हैं। किसी न किसी तरीके से वो बहुत ज़्यादा नशे की लत में जाते जा रहे हैं। पढ़ाई या अन्य चीज़ों से ध्यान भटका कर वो गलत चीज़ों में जा रहे हैं। तो इस पे हम आज डिस्कशन करेंगे, भारत में नशे की स्थिति क्या है, इसके अलावा वर्तमान स्थिति इसकी क्या है, इसके फैक्ट्स क्या हैं। तो भारत में नशे की समस्या तेजी से बढ़ रही है। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की जो रिपोर्ट है 2019 के अनुसार 16 करोड़ लोग शराब का सेवन करते हैं, 3 करोड़ लोग गांजा भांग लेते हैं, इसके अलावा 2 करोड़ लोग अफीम हीरोइन का उपयोग करते हैं। युवा वर्ग इसमें 33 से लेकर 35 वर्ष सबसे ज़्यादा अधिक प्रभावित है। सीमावर्ती राज्य जैसे पंजाब, राजस्थान और नॉर्थ ईस्ट स्टेट है वो सबसे अधिक संवेदनशील है। इसका जो मुख्य रीजन है बेरोजगारी और तनाव, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, रोजगार नहीं मिलता या तनाव की वजह से भी वो गलत चीज़ों में फंस जाते हैं। इसके अलावा साथियों के दबाव की वजह से पार्टी कर रही हैं या कहीं और जा रही हैं। पहले वो थोड़ी थोड़ी करके आपको देंगे, फिर उसको आपकी लत लग जाएगी, फिर आप चाहकर भी उस चीज़ को आप इजीली नहीं छोड़ पाए। इसलिए दोस्तों ध्यान रखिए कि आप किसी पार्टी में जा रहे हैं या कहीं ब्याह किसी भी शादी वगैरह में जा रहे हैं तो आप इन सब चीज़ों से ज़्यादा दूर रहने का प्रयास करें। कोई ज़रूरी नहीं है इन चीज़ों का सेवन करना, आप मर तो जाओगे नहीं अगर आप ये चीज़ें नहीं लोगे। तो आप इन चीज़ों से दूरी बनाकर रखें। सोशल मीडिया और फिल्मों का प्रभाव, आजकल जो सोशल साइट है इन चीज़ों पर एक बड़ा ही वीआईपी कल्चर की तरह इनको दिखाया जाता, बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है। तो इन सब चीज़ों का भी हमारी जो युवा है उनके ऊपर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो उसको भी हमें किसी भी चीज़ को देखने से पहले हमें अपना दिमाग ज़रूर लगाना चाहिए, 1 मिनट रुक कर हमें उसके बारे में सोचना चाहिए, क्या ये रियलिटी में इसके नेगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं और ये चीज़ दिखाई जा रही है तो इसके समाज के ऊपर और हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे। तो उसके बारे में सही जानकारी और सही हमारे माइंड थॉट प्रोसेस का होना ज़रूरी है। पारिवारिक अस्थिरता, सस्ती उपलब्धता, तो अगर नशा सस्ता रहेगा तो हमारा लोगों की पहुंच तक रहेगा तो हर इंसान इसको इजीली खरीद सकता है और देश एक गलत दिशा की ओर जा रहा है। तो इससे सबसे पहले तो इसको महंगा करना होगा, इसके अलावा युवाओं को अवेयर करना होगा ताकि वो नशे की लत में न पड़े, और इससे होने वाले जो नुकसान है, इम्पैक्ट है, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे बुरा प्रभाव इसका स्वास्थ्य के ऊपर पड़ता है, दिमाग और तंत्रिका तंत्र पर इसका असर पड़ता है, मेमोरी लॉस होती है, स्वास्थ्य खराब हो जाता है, HIV, AIDS, हेपेटाइटिस जैसे रोग भी इससे होते हैं, मानसिक रोग, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे रोग होते हैं इससे। सामाजिक जो प्रभाव है इसका, परिवार टूटना, घरेलू हिंसा, अपराध में वृद्धि, आर्थिक वृद्धि। जब बच्चे नशा करते हैं, युवा नशा करते हैं तो घर पे आकर भी अपने परिवार के लिए खतरा बनते हैं, हिंसा करते हैं, अपनी बीवी, माँ, बहन, बच्चों के साथ वो हिंसा करते हैं, उनके साथ मारपीट, लड़ाई झगड़ा करते हैं, जिससे घर में भी अस्थिरता का माहौल बनता है। इसके अलावा जो इसके आर्थिक प्रभाव होते हैं, काम करने की क्षमता कम हो जाती है, डिसिप्लिन में नहीं रह पाते बच्चे। इसके अलावा स्वास्थ्य खर्चा बढ़ जाता है उसका, राष्ट्रीय उत्पादकता में कमी होती है, राष्ट्रीय सुरक्षा में इससे कमी होती है, ड्रग्स तस्करी और आतंकवाद को फंडिंग मिलती है इससे, सीमा क्षेत्र में अस्थिरता आती है। इसके अलावा भारत में नशे से संबंधित जो एक्ट है वो NDPS एक्ट 1985 है, नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड मुख्य जो प्रावधान है इसका, ड्रग्स का उत्पादन, बिक्री, खरीद, परिवहन गैर कानूनी है ये, सख्त इसमें सजा का प्रावधान है, छोटी मात्रा 1 साल, सबसे कम 1 साल तक की सजा हो सकती है, अधिकतम मध्यम 10 साल तक की सजा हो सकती है, व्यवसायिक मात्रा 10 या 20 साल और भारी जुर्माना आपको लग सकता है। अगर आप दोबारा से इसको करते हैं तो मृत्यु दंड तक का प्रावधान है। इसके अलावा NDPS अमेंडमेंट एक्ट 2014 के अंदर लाया था, इसके अंदर भी आप परिभाषा बताई गई थी, इसका मेडिकल उपयोग को आसान बनाया गया था। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अंदर लाया गया था, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अंदर जो दवाओं के निर्माण और बिक्री को नियंत्रित करता है। इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट्स ट्रैफिक्स एक्ट 1988 के अंदर इसे नशा तस्करों पर कड़ी कार्रवाई की गई थी, बिना ट्रायल के आप हिरासत में
संस्था इंस्टीट्यूशन नेशनल कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी यानी नेशनल कंट्रोल ब्यूरो नारकोटिक्स कंट्रोल तस्करी रोकने की मुख्य एजेंसी है। सरकारी जो योजनाएं होती हैं, गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, वो नशा मुक्ति भारत अभियान 2020 में शुरू किया गया था। अवेयरनेस और रिहेबिलिटेशन के लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर स्थापित किए गए थे। नशा छुड़ाने के जो केंद्र हैं वो काउंसलिंग, ट्रीटमेंट, अवेयरनेस कैंपेन, इसके अलावा स्कूल कॉलेज स्तर पर चैलेंजेस, क्रॉस बॉर्डर ट्रैफिकिंग, डार्क वेब एंड ऑनलाइन ड्रग्स ट्रेड, यूथ एडिशन सॉल्यूशन जो इसका होता है, स्ट्रिक्ट लॉ इन्फोर्समेंट होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, रिहेबिलिटेशन और ओवर पनिशमेंट होनी चाहिए, इंटरनेशनल कॉरपोरेशन होना चाहिए। इसके अलावा एनडीपीएस एक्ट जो 1985 में भारत में ड्रग्स नियंत्रण का मुख्य कानून है। एनसीबी मुख्य इन्फोर्समेंट एजेंसी है, ड्रग्स अब्यूज, स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक खतरों से निपटता है। इसके अलावा जो नशा मुक्ति भारत अभियान है वो एक मुख्य सरकारी पहल है। इसके अलावा दोस्तों आज 15 अप्रैल को जो दिवस है वो भी हम जानेंगे। आज हिमाचल प्रदेश दिवस है, इसकी पूरी जानकारी, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये सब चीज़ें हम जानेंगे। तो 1948 में इसकी स्थापना, राजधानी शिमला, ग्रीष्मकालीन गर्मियों में शिमला होती है और सर्दियों में इसकी धर्मशाला। क्षेत्रफल 55,673 वर्ग किलोमीटर है। इसका जो राज्य पशु है वो हिम तेंदुआ है, राज्य पक्षी है वो मोनल है। संस्कृति और परंपराएं, तो ये सब पर्यटन स्थल शिमला, मनाली, धर्मशाला, कुल्लू, कांगड़ा, स्पीति, आप सब यहाँ पे घूमने जाते होंगे और एंजॉय करते होंगे, तो ये जगह तो आपको याद भी होंगी। इसके अलावा हम जानेंगे कि हिमाचल प्रदेश दिवस से जुड़ी हुई अन्य चीजें। राजधानी हमने जान ली, 26 राज्यभाषा इसकी हिंदी है। जनसंख्या इसकी लगभग 73 लाख है। लोक नृत्य इसका नाटी है। प्रमुख पर्व, ये सब चीजें आज हम इसमें जानेंगे। 25 जनवरी हिमाचल प्रदेश को इस दिन पूर्ण राज्य, फुल स्टेट का दर्जा दिया गया था। ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है, इसकी हिस्टोरिक इवोल्यूशन है वो 1948 में चीफ कमीशन ऑफ प्रोविंस के द्वारा 30 छोटे छोटे रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था। 15 अप्रैल को इसका गठन हुआ था, 15 अप्रैल 1948 को। 1956 में यूनियन टेरिटरी बना था। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत इसे केंद्र शासित प्रदेश यूटी बनाया गया था। 1966 में बड़ा हिमाचल। पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1976 के द्वारा नील प्रदेश को हिमाचल प्रदेश में शामिल हुए थे। कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, कुल्लू, लाहौल स्पीति, पठानकोट के कुछ क्षेत्र, शिमला, सोलन आदि। 1971 पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970 में लागू होता। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल भारत का 58वां राज्य बना था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इसकी इंदिरा गांधी थी। इसके अलावा आप ये पूरी जानकारी इसमें जान सकते हैं। औषधीय पौधे, ऊन, प्रमुख जो भी होते हैं, ये पूरी डिटेल आपकी इसको पीपीटी में मिल जाएगी। हिमाचल प्रदेश 1971 में 18वां राज्य था। 1966 में पंजाब पुनर्गठन का बड़ा हिमाचल बना। ये भारत का पहला स्मोक फ्री राज्य भी बनने की ओर अग्रसर रहा। भारत का पहला राज्य जिसने ग्रीन बोनस की मांग उठाई थी। 100% LPG कवर हासिल किया था उज्ज्वला और गृहिणी योजना के तहत। तो इस टॉपिक से रिलेटेड यूपीएससी में जो संभावित प्रश्न बन सकते हैं वो इस प्रकार है। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष मिला था? तो 1971 में। पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 के तहत हिमाचल में कौन से क्षेत्र जोड़े गए थे? हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970 किससे संबंधित है? तो राज्य के निर्माण से संबंधित। याद रखने की जो टिक्स है वो 48, 50, 56, 66 यानी 48 रियासतों का विलय, 50 पार्ट सी स्टेट और 56 यूनियन टेरिटरी, 66 बड़ा हिमाचल, 71 पूर्ण राज्य का दर्जा। इसके अलावा दोस्तों हम पढ़ेंगे आज आंदोलन में सोशल साइट्स की बढ़ती भूमिका। आए दिन देश में कोई ना कोई आंदोलन होता है। फेक न्यूज, सोशल साइट्स का इस पे काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है।
इससे देशद्रोही तत्व होते हैं वो भी फेक न्यूज चलाकर आंदोलन को अपने अकॉर्डिंग प्रभावित करते हैं और देश में अस्थिरता लाने की कोशिश करते हैं या सरकार को झुकाने की कोशिश करते हैं। श्रमिक आंदोलनों का जो सार होता है, यूपी के नोएडा, गौतम बुद्ध नगर तथा आसपास के औद्योगिक क्षेत्र में बड़ी संख्या में श्रमिक प्रदर्शन कर रहे हैं अभी, और जो उनकी मुख्य मांग है वो वेतन मजदूरी, वर्दी, बेहतर कामकाजी शर्तें और ओवर टाइम बोनस, साप्ताहिक अवकाश आदि। प्रदर्शनों के दौरान कई स्थानों पर पथराव हुए हैं, आगजनी हुई है, तोड़फोड़ की घटनाएं हुई। पुलिस ने कई एफआईआर दर्ज की और दर्जनों प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा वहाँ पे लगभग 42,000 श्रमिक अलग अलग औद्योगिक क्षेत्रों में उतरे हैं। कई स्थानों पर हिंसा भी हुई और 300 प्लस लोग गिरफ्तार हुए। प्रशासन ने सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके अलावा वहाँ पे वैश्विक और क्षेत्रीय आर्थिक विभाजन के कारण औद्योगिक श्रमिकों का हुनर समान प्रतिस्पर्धा नहीं दिखाता, जिससे वेज डिस्पैरिटी बढ़ती है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा गुड़गांव में वेतन अंतर ने नाराजगी को और बढ़ाया है। तुरंत जन निर्णय और सोशल मीडिया पर फर्जी अर्धसत्य सूचनाएं जैसे 20,000 रुपये वेतन का दावा फैलाने से आंदोलन में उग्रता आई। प्रशासन ने एफआईआर ऐसे अकाउंट्स के खिलाफ दर्ज किए हैं जो फेक अकाउंट्स थे। इसके अलावा जो हिंसा को भड़का रहे थे तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। प्रशासन और सरकार की जो प्रतिक्रिया है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार का कदम है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने श्रमिकों की मांगों को देखते हुए न्यूनतम मजदूरी लगभग 21% तक अंतरिम वृद्धि की घोषणा की है। यह वेतन वृद्धि 1 अप्रैल 2026 से लागू बताई गई। विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों के लिए अलग थलग राशि तय की गई है। इसके अलावा जो कानूनी कार्रवाई ही है वो हिंसा तोड़फोड़ के मामले में एफआईआर दर्ज की गई, कई गिरफ्तारियां हुई हैं। कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस सक्रिय है। सरकार का जो बयान है, सरकार ने कहा कि सरकार के शीर्ष नेतृत्व ने कहा कि कुछ तत्व अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों से शांति रखने की अपील की गई है। संवैधानिक और कानूनी आधार है जो लेबर लॉज का मुख्य ढांचा। भारत में श्रमिकों के अधिकार व औद्योगिक संबंधों के लिए कई कानून है, जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 मामलों की मध्यस्थता और समाधान करवाता है। यह है। इसके अलावा मिनिमम वेजेज एक्ट 1948 यह न्यूनतम मजदूरी तय करता है। इसके अलावा फैक्ट्रीज एक्ट 1940 एक्ट यानी 2 कानून 1948 में आया था। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में लड़ाई झगड़े से संबंधित आया था। 47 में पहले लड़ाई झगड़े, फिर न्यूनतम मजदूरी और कार्य समय और सुरक्षा मानन से संबंधित ये दोनों एक्ट जो फैक्ट्रीज एक्ट ये आए थे 1948 में। ये न केवल भारत के लेबर गवर्नेंस फ्रेमवर्क का हिस्सा है बल्कि मौजूदा मांगों, वेतन और विवाद के लिए भी आधार भी है। श्रमिक विवाद का संवैधानिक पहलू है आर्टिकल 23-24 जबरन और अमानवीय श्रम व भेदभाव पर रोक। आर्टिकल 39E सरकार की नीति दिशा में मजदूरों को उचित कार्य भुगतान सुनिश्चित करता है। इसे श्रमिक अधिकारों के लिए राज्य की जिम्मेदारी स्पष्ट होती है। इसके अलावा सोशल मीडिया का जो महत्व है, सॉरी दोस्तों यहाँ पे सोशल साइंस लिखा गया, सोशल साइट था। मास मोबिलाइजेशन, श्रमिक वर्ग आर्थिक असमानता जागरूकता प्रदर्शनों का विस्फोटक बना रही है। इंफॉर्मेशन डिफ्यूजन, सोशल मीडिया में मिस इन्फॉर्मेशन से आंदोलन को नई दिशा मिलती है। यह अध्ययन का विषय है कि आधुनिक आंदोलनों में डिजिटल संवाद कैसे प्रभावित करता है। पॉलिटिकल इकोनॉमी लिंकेज से मजदूरी और आर्थिक नीतियां राजनीतिक और सामाजिक संतुलन से जुड़ी हुई हैं। मजदूरी वर्ग के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट का सिद्धांत लागू होता है। यहाँ पे डिसेंट वर्क और इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड ILO लागू होता है। सोशल मोमेंट थ्योरी है जो रिलेटिव डेप्रिवेशन रिसोर्स मोबिलाइजेशन का ये विश्लेषण आपको सिविल सर्विस मेंस के SAGS पेपर में लिखने में मदद करेंगे। इसके अलावा UPSC में पूछे जाने वाले इस टॉपिक से रिलेटेड जो संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं वो इस प्रकार है। नोएडा श्रमिक आंदोलन की कौन सी मांग थी? तो न्यूनतम मजदूरी किस कानून के अंतर्गत आता है?
इसके अलावा मेंस के अंदर जो क्वेश्चन बन सकते हैं, वर्तमान में श्रमिक आंदोलन में सोशल मीडिया की भूमिका सकारात्मक या नकारात्मक रूप से कैसे विकसित हो रही है, तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं और मेरे टेलीग्राम चैनल पर इसका आंसर लिखकर वहाँ पे आप डाल सकते हैं। लेबर लॉ रिफॉर्म भारत में क्यों आवश्यक है, नोएडा आंदोलन इसका एक उदाहरण कैसे है, तो आप इसका भी आंसर लिख के मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आपस में क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन करते हैं। आपको वहाँ पे बहुत सारे न्यू पॉइंट भी मिलेंगे और आपको एक अच्छी तैयारी करने के लिए बहुत सारी हेल्प मिलेगी। तो नोएडा श्रमिक आंदोलन मुख्यतः वेतन वृद्धि और बेहतर कार्य की सुविधा का मांग का परिणाम था। ये सारी इसमें मेन पॉइंट है। यूपी सरकार ने 21% न्यूनतम मजदूरी वृद्धि की घोषणा की थी, आप इसमें सकते हैं। दूसरा दिवस है दोस्तों, आज ये बहुत ही मेन इम्पोर्टेंट दिवस है, ये है विश्व कला दिवस। एक हिमाचल दिवस था, हिमाचल प्रदेश, इसकी थीम है एयर यूनिट आर्ट यूनिट्स द वर्ल्ड। तो दोस्तों इसके बारे में हम जानेंगे कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, कब इसकी शुरुआत हुई थी। यह हर वर्ष 15 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन महान कलाकार लियोनार्डो दा विंची के जन्मदिन पर मनाया जाता है। शुरुआत इसकी 2012 से हुई थी। घोषणा इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ आर्ट यानी IAA द्वारा इसकी घोषणा की थी। इसके बाद इसे यूनेस्को ने भी इसे मान्यता दी। यूनेस्को ने इसे 2019 में मान्यता दी थी। 2002 में इसकी शुरुआत IAA ने की थी और 2019 में इसको यूनेस्को ने मान्यता दी थी। इसका जो ऑब्जेक्टिव्स है वो कला के प्रति जागरूक करना है, लोगों को क्रिएटिविटी और इनोवेशन को बढ़ावा देना है। इसके अलावा सांस्कृतिक विविधता को भी बढ़ावा देना है। इसके अलावा कला के माध्यम से शांति और संवाद को प्रोत्साहित करना है। आगे विश्व कला दिवस 2026 की जो थीम है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो थीम जो हम जानेंगे, ए गार्डन ऑफ एक्सप्रेशंस कल्टिवेटिंग कम्युनिटी थॉट्स आर्ट। इसका अर्थ है कि अभिव्यक्ति का बगीचा, समाज में सामुदायिक जुड़ाव, विविधता के बीच एकता, कला के माध्यम से इसके अलावा दोस्तों इसके क्या इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, कला और समाज के क्या कला सामाजिक परिवर्तन का माध्यम है। उदाहरण के लिए पेंटिंग, अन्य चीज़ें, कला और अर्थव्यवस्था का, इससे क्रिएटिविटी को बढ़ावा मिलता है, जैसे फिल्म डिजाइन व अन्य जो चीज़ें होती हैं उनको भी बढ़ावा मिलता है। रोजगार को सर्जन मिलता है, रोजगार का सर्जन होता है, कला और शिक्षा। इसके अलावा NEP 2020 में कला आधारित शिक्षा को बढ़ावा मिलता है। कला और सॉफ्ट पावर, भारत की जो कल्चरल डिप्लोमेसी को बढ़ावा मिलता है। योग, नृत्य, संगीत, ग्लोबल इन्फ्लुएंस, चुनौतियां जो इसकी चैलेंजेस हैं वो इस प्रकार हैं। तो आप ये सब इसको पढ़ सकते हैं। विश्व कला दिवस की थीम हम जान चुके हैं। यूनेस्को ने 2019 में मान्यता दी थी, जेंडर ऑफ एक्सपेंशन वर्ल्ड। इसके अलावा हम जानेंगे ये जो मेन इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों, ये तमिलनाडु में 9 पुलिस वालों को देश में पहली बार फांसी की सजा सुनाई जाएगी। जब कोरोना काल था दोस्तों, उस टाइम एक बाप और बेटे की इन्होंने बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी थी। इन्होंने लाठी डंडों से पीट कर उनकी ऐसी हालत की थी कि उनकी पूरी बॉडी से ब्लीडिंग हो रही थी और उनके प्राइवेट पार्ट से भी ब्लीडिंग हो रही थी। बुरी तरह से उनकी हत्या की गई थी और उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने लॉकडाउन जो लगा था, जो लॉकडाउन था उसका उल्लंघन किया था, वो बाहर निकल गए थे। तो घटना का जो मूल था उस टाइम क्या हुआ था, एक कोर्ट ने तमिलनाडु के 9 पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया और मृत्युदंड की सजा सुनाई। यह मामला एक पिता और बेटे की पुलिस हिरासत की हत्या से जुड़ा है। उसके साथ पुलिस ने कथित तौर पर क्रूरता और यातना की थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी। मामला जून 2020 का, जब व्यक्ति को हिरासत में लिया गया था। अदालत ने इसे गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन को संज्ञेय दोष माना और आजीवन सजाओं की बजाय मौत की सजा दी। यह मामला अपने प्रकार में दुर्बल है और खासकर इसलिए कि ये पहली बार नहीं बल्कि पुलिस कर्मियों को अपराध के लिए सजा मिल रही हो, लेकिन मृत्युदंड जैसा सबसे गंभीर दंड सुनाया गया, इसलिए यह सुर्खियों में है। भारत में
मृत्युदंड का जो प्रावधान है वो भारतीय दंड संहिता आईपीसी के तहत कुछ अपराधों के लिए मृत्युदंड दिया जा सकता है, जैसे हत्या सेक्शन 302, राजद्रोह, आतंकवादी गतिविधियों, गैंगस्टर, आतंकवादी मामलों में विशेष कानूनों के तहत। लेकिन मृत्युदंड हमेशा अंतिम उपाय के तहत ही दिया जाता है। भारत न्याय प्रणाली में मौत की सजा केवल रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ही दी जाती है, जब अपराध बेहद क्रूर, समाज के लिए बेहद खतरनाक और पुनर्वास के लिए कोई संभावना न हो। यह सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णय में स्थापित है और इसके बिना कोई मौत की सजा नहीं दी जाती। पुलिसकर्मी पर मुकदमा। अगर पुलिसकर्मी हिरासत में किसी की हत्या करते हैं, अधिकार का दुरुपयोग करते हैं, मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हैं, तो ये सामान्य नागरिकों की तरह ही कानून के दायरे में आते हैं, जिन्हें इन्वेस्टिगेशन, चार्जशीट, ट्रायल, सजा का सामना करना पड़ता है। रूल ऑफ लॉ एवं इक्वेलिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 का अभिन्न भाग है। क्या पहली बार फांसी है? यह पहली बार नहीं, बल्कि पुलिसकर्मी दोषी पाए गए। लेकिन मृत्युदंड जैसी अत्यधिक सजा मिलना काफी असामान्य और गंभीर है, क्योंकि आमतौर पर पुलिसकर्मी अपराध होने पर भी क्लीन चिट मिल जाते हैं या मामूली सजाएं होती हैं। अब जिस मामले में कोर्ट ने मौत की सजा दी है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बन गया है। पुलिस हिरासत में मौत, सीआरपीसी, आईपीसी उल्लंघन, ये आप महत्वपूर्ण मुद्दे देख सकते हैं। अब ये हैं यूपीएससी में आने वाले कुछ क्वेश्चन, तो आप इनको पढ़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे भी। तो दोस्तों ये थी सारी न्यूज़ आज, इनको आप रिवाइज कर सकते हैं और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, ताकि आपको वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में इसकी पीडीएफ मिल सके और आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर सके। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी मैं। जय हिंद दोस्तों, कल मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ।